9 अक्टूबर 2016 को यूएस की साइबर सिक्योरिटी द्वारा इंडिया को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि इंडिया के 1.1 बिलियन लोगों का आधार डाटा डार्क वेब पर लीक हो चुका है, जिसको सुनने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि ये डाटा आखिर कहां से लीक हुआ और कैसे डार्क वेब तक पहुंच गया। इसके ठीक 3 साल बाद केरला गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डाटा, लोगों के पर्सनल डिटेल्स और उनके फोटोज वगैरह लीक होते हैं। इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल बाद 2020 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत सारे डाटा लीक होते हैं। आज से ठीक 4-5 साल पहले यूपी के एक 18 साल का लड़का इंडियन गवर्नमेंट की IRCTC वेबसाइट जो कि ट्रेन की ऑफिशियल ऐप है उसको भी हैक कर लेता है। और सबसे दुख की बात यह है कि अगले 2 साल तक किसी को भी पता नहीं चलता कि IRCTC हैक हुई है। आखिर गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट्स और ऐप को बनाने में कहाँ कमी छोड़ दी है कि हमेशा गवर्नमेंट का डाटा लीक ही हो जा रहा है। और एक 18 साल का लड़का जिसने अभी हैकिंग फील्ड को पूरी तरीके से जाना भी नहीं है वो हैक कर पा रहा है IRCTC जैसी टॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट और ऐप को। चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो या फिर गवर्नमेंट का कोई भी सर्वे हो, हम ट्रस्ट करके अपना ID कार्ड और अपनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? हमारे इस डाटा का मिसयूज करके डार्क वेब पर सेल किया जा रहा है। इन सारे केसेस के पीछे क्या सिर्फ हैकर्स का ही हाथ है या फिर गवर्नमेंट भी इनसे मिली जुली हुई है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को सिर्फ एक वीडियो में। यूपी का रहने वाला हामिद अशरफ, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल है और ये अपनी 11th की पढ़ाई कर रहा है। इसका बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। कुछ वेबसाइट द्वारा तो ये भी बताया गया है कि ये 9th क्लास से ही अपनी कोडिंग को मास्टर कर रहा था स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ। फाइनली जब ये अपना 10th पास करता है और ये 11th क्लास में आता है तो ये अपना एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसका नाम होता है ब्लैक TS सॉफ्टवेयर। हालांकि ये अकेले नहीं था, ये एक ग्रुप में भी शामिल था। इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये IRCTC वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सेस करके अपने कंट्रोल में ले पाता था और उसमें कुछ कोड इंजेक्ट करके 30 सेकंड में ही 500 टिकट्स बुक कर लेता था। और नॉर्मली जब सारे लोगों के लिए IRCTC की वेबसाइट 9 बजे खुलती थी तो ये उस टाइम के पहले ही IRCTC की वेबसाइट का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता था। और जब ये इनके हाथ में होता था तो ये 9:02 पर IRCTC की वेबसाइट को पब्लिकली अवेलेबल करते थे, यानी 2 मिनट लेट। और इसका बताना है कि हर 30 सेकंड में ये 500 टिकट्स बुक कर लेता था। यहाँ किसी नॉर्मल इंसान को 1-1 घंटे IRCTC पे विजिट करने के बाद भी उसकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, लेकिन ये मात्र 30 सेकंड में 500 कंफर्म टिकट्स बुक करता था। और अगर हम 30 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 2 मिनट में ये 2000 टिकट्स कंफर्म करके बुक कर लेता था और बाद में ये इन्हीं टिकट्स को हाई प्राइस पे करके बेचता था। हालांकि इन सारे केस में ये अकेले नहीं था, इसकी पूरी एक टीम थी जो कि इसके साथ में बैठ के काम करती थी। और जिन लोगों को भी टिकट नहीं मिल पाता था और कुछ पैसे ज्यादा देकर वो इनके यहाँ से टिकट खरीदा करते थे। हालांकि इनका जो पूरा ग्रुप था उसका नाम HTD यानी कि हाई टेक ड्रिफ्टर बताया गया है। इस ग्रुप में पूरे 5 लोग शामिल थे, जिसमें से पहला था हामिद अशरफ, दूसरा अंकित सिंह जो कि लोगों के लिए फेक ID और डॉक्यूमेंट्स बनाने का कार्य करता था, तीसरा था रोहित कुमार जो कि इन्हीं टिकट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने का भी काम करता था, और चौथा था राहुल सिंह जो कि इनको इस 2 मिनट के टाइम पे सपोर्ट करता था कि यहाँ पे कोई भी टेक्निकल इशू ना हो और ये आसानी से 2 मिनट में 2000 कंफर्म टिकट्स बुक कर पाएं। इसके साथ साथ थे 2 और लोग जिनका नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो भी इनके साथ साथ टिकट को सेल करने में हेल्प किया करते थे। और जब से ये काम चल रहा था उसके अगले 2 साल बाद तक IRCTC को कहीं से भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि उनकी वेबसाइट या ऐप को हैक किया गया है और ना ही उनको इसका कोई क्लू मिल पाया। फाइनली 2 साल बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तब इसके पास 17 बैंक अकाउंट्स, जिन सारे बैंक अकाउंट्स में अप्रॉक्स 50 लाख तक रुपए थे। उसके साथ साथ 200 से 300 मोबाइल्स, 50 से 60 लैपटॉप्स और 500 तक सिम कार्ड इसके घर में जब्त हुए थे। ये तो था सिर्फ एक इंसिडेंट जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की एप्स और वेबसाइट कितनी ज्यादा सिक्योर हैं। इसके साथ साथ कई और केसेस भी हुए हैं और इसके जैसे 50 ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको इस वीडियो में तो कवर नहीं ही किया जा सकेगा। लेकिन अब आइए बात करते हैं जिसकी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कैसे 1.1 बिलियन लोगों का आधार डाटा लीक होता है।
हालांकि ये इंसिडेंट होता है अगस्त 2017 से लेकर जनवरी 2018 के बीच व्हाट्सएप के कुछ फ्रॉड ग्रुप्स द्वारा लोगों का ये डाटा चोरी किया जाता है। इनके डाटा में मौजूद था इनके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि इनका नाम, इनके फैमिली मेंबर के नाम, इनके फोटोज और इनका एड्रेस और इवन इनके मोबाइल नंबर भी। हालांकि ये चीज तो इंडिया तक ही सीमित रह जाती है और इस केस पे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है, जिसका नतीजा हमको 9 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलता है, जब यूएस की साइबर सिक्योरिटी द्वारा ये रिपोर्ट किया जाता है कि इंडिया से 815 मिलियन लोगों का आधार डाटा, उनके फोटोज और उनके पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर बेचे जा चुके हैं। अब इसको भी लेकर गवर्नमेंट ने सीरियसली कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है और ये जो सारा डाटा डार्क वेब पे बेचा गया है उसकी प्राइसिंग $66,000 यानी लगभग 55 लाख रुपए होती है। अब ये काम था दी फॉलन एंजल्स जैसी कुछ हैकिंग ग्रुप्स का। अब आइए जानते हैं कि ये ग्रुप्स आके किस तरीके से गवर्नमेंट की इतनी सारी डाटा को चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेचने का धंधा करती है। दी फॉलन एंजल्स इस ग्रुप का नाम है और अगर इसकी कोई भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करते हो तो वो लगभग ना के बराबर अवेलेबल है। थोड़ा बहुत अंदाजा ये लगाया गया है कि ये एक साउथ अफ्रीका का ग्रुप है जो स्पेशली किसी भी देश के गवर्नमेंटल सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को और हेल्थ केयर के सेंटर को टारगेट करती है और इन्हीं जगहों से ये डाटा सब उठाती हैं और ये डाटा हैक करके डार्क वेब वाली वेबसाइट्स पे बेच के पैसा कमाती हैं। ये जो ग्रुप है उनका स्किल लेवल APT यानी कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। जो भी लोग इस स्किल के लेवल पे पहुंच जाते हैं वही सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक हैकर सारी फील्ड्स में एक्सपर्टाइज हो जाता है और 815 मिलियन इंडियंस का आधार डाटा लीक करने का सारा काम इन फॉलन एंजल्स ग्रुप का ही था। तेलंगाना गवर्नमेंट का भी डाटा इसी तरीके से लीक होता है, जिसमें लोगों के PDS इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनके फैमिली के इंफॉर्मेशन, उनके मोबाइल नंबर और उनके फोटोज भी थे। इसके ठीक कुछ महीनों बाद यानी कि 2018 में इंडियन हेल्थ पोर्टल को भी हैक किया जाता है और यहाँ से भी लोगों की सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जिसमें लोगों के मेडिकल टेस्ट के रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट डिटेल्स और उसके साथ साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स भी अवेलेबल थी। इंडिया में पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट की कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई ऐप कहीं ना कहीं से हैक हो ही जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन पे एक्शंस नहीं लगाए हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये उस लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी अपनी वेबसाइट्स को नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते बार बार इनकी कोई ना कोई वेबसाइट या फिर पब्लिक का कोई ना कोई डाटा लीक हो ही जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास हमारा जितना भी डाटा है वो सब सेफ रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर कौन कौन से स्टेप्स अभी तक लिए हैं। सबसे पहला है नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2013। ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा 2013 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन टारगेट ये था इनके अंदर साइलेंटली कुछ लोग काम करेंगे और वो लोग साइलेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी डाटा है उस पर नजर रखेंगे ताकि ये डाटा कहीं भी लीक और किसी भी तरीके से हैक ना हो। दूसरी है NCIIPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि क्रिटिकली अगर गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके से कोई भी साइबर थ्रेट्स फाउंड होते हैं या फिर कोई भी डाटा लीक हो जाता है तो उस पे इमीडिएटली ये एक्शन लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA, जिस प्रोग्राम का ये मकसद था कि इंडियन के हर युवा को जागरूक करना कि उनके लिए उनका डाटा कितना जरूरी है और वो किस तरीके से अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद भी एक 18 साल का लड़का IRCTC को एक्सेस कर पा रहा है, फिर क्या ही फायदा इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देने का। तो आइए देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आखिर कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है ताकि गवर्नमेंट का डाटा के साथ साथ हमारा डाटा भी सेफ रहे। जितने भी केसेस हमने आज डिस्कस किए उनमें से मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी में ही इशू था। इसके लिए गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के सभी प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। नंबर 2, रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड ऑडिट्स, यानी कि हर 6 महीने या फिर 1 साल के इंटरवल पर गवर्नमेंट को अपने डाटा या वेबसाइट को एक तरीके से स्कैन करना चाहिए, जिससे कि उनको पता लग सके कि हमारा डाटा ये किसी और दूसरे के पास तो लीक नहीं हुआ। नंबर 3, इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपना डाटा और जो वेबसाइट का एक्सेस जिसको भी दे रही है वो कोई ट्रस्टेड पर्सन या फिर ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन तो है ना। और चौथी चीज, गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोग्राम फिर से रन कराना चाहिए जिसमें आज की यूथ जनरेशन को बताया जाए कि वो अपने कैसे अपना
डाटा सेफ रख सकते हैं। ये तो थे गवर्नमेंट के एक्शंस। अब हम गवर्नमेंट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसी एक्शंस लेती है तो फिर उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी 90% अप हो जाएगी और हैकिंग और डाटा लीक का चांस बहुत ज्यादा कम रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप अपने डाटा को खुद से सेफ रख सकते हैं। बिकॉज एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 1500 मोबाइल्स रेगुलरली हैक होते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल का या फिर किसी भी ऐप या वेबसाइट का पासवर्ड बना रहे हैं तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें। बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको 2 तरह के लॉक या फिर 2 तरह के प्रूफ्स देने पड़ते हैं अपने उस चीज को एक्सेस करने के लिए। और कभी भी अपने नाम का या फिर अपने मोबाइल नंबर का पासवर्ड या फिर पिन ना रखें। इसकी जगह पे आप पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंबल्स का यूज करें और कोई भी ऐसे एप्स को एक्सेस करने की कोशिश ना करें जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। बिकॉज प्ले स्टोर के प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग जितने भी सेफ एप्स हैं और जिनमें वायरस इंक्लूड नहीं है वो ही एप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। और अगर गूगल से या फिर क्रोम से आप दूसरा कोई ऐप डाउनलोड भी करते हैं तो मेक श्योर कि उसमें कोई भी वायरस ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर किसी भी हैकर का आपके पास कॉल आता है या फिर आपको वो इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे या फिर जो उनके तरीके होते हैं उस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो उनके मैनिपुलेशन के चक्कर में ना पड़े और कभी भी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के नजरिए से सोचें और अपना कोई भी डाटा उसके साथ शेयर ना करें। गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिकॉज बहुत दिनों के रिसर्च के बाद इतनी फ्रेमवर्क वाली वीडियो तैयार हो पाई है ताकि आप लोगों से हमको एक फीडबैक मिल पाए और आगे अगर हम इस टाइप की कोई भी वीडियो लाते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।